Hi everyone, I Dipali, your botany master teacher, welcome you to this session. नीटेक्स में आप सबका स्वागत है। बच्चा पार्टी, आज के सेशन में हम करेंगे एक चैप्टर की बात जो कि है जेनेटिक्स का चैप्टर। और हमें पता है कि जेनेटिक्स आते ही चीजों की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। हम अपनी लाइफ में जनरली कितनी जेनेटिक्स देखते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं बट उनके एग्जैक्ट कॉपीज भी नहीं है। कुछ कुछ मिला जुला कॉम्बिनेशन अपने पेरेंट्स का हम सब लोग हैं, कुछ थोड़े ज्यादा मिलते हैं, कुछ थोड़े कम मिलते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल का बेसिस, इस सारे प्रिंसिपल का क्रक्स कौन सा चैप्टर हमें देगा? वो हमें देगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 12th का बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे डीएनए की, क्रोमोसोम्स की, अलील्स की, जीन्स की, ये सब एक दूसरे से कैसे अलग हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बच्चा पार्टी, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ मेंडेलियन लॉज को देखने के लिए? तो मैं आपको पहले ही बता देती हूं कि इस सेशन के अंदर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस को देख लेंगे और अपने तीनों के तीनों लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को कवर कर लेंगे। दिस इज ऑल दैट द वीडियो वुड बी कंटेनिंग। गरज वन शॉट बॉटनी एंड वी वुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ऑल द मेंडेलियन लॉज। हमारे आज के टेबल ऑफ कंटेंट में क्या रहेगा? इनहेरिटेंस और वेरिएशन की डेफिनेशन रहेगी कि आखिरकार हमें पता होना चाहिए, हम इतनी बार इनहेरिटेंस वेरिएशन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन होता एक्चुअली क्या है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कि एक जीन पर कौन कौन से लॉज बेस्ड हैं। उसके बाद कुछ कुछ एक्सेप्शंस जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, इनकी बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि हमारा मेंडल का आखिरी लॉ है। सो दिस इज द कंटेंट सेक्शन ऑफ व्हाट वी वुड बी डूइंग एवरीवन। पहला टॉपिक मेंडल का नाम लेकर शुरू करते हैं, विच इज नोइंग कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन आखिरकार है क्या। तो चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं इनहेरिटेंस की, तो ये देखिए मैंने क्या दिखाया, एक बड़ा एनिमल और उसके, एक बड़ा एलिफेंट और उसके साथ बेबी एलिफेंट। तो इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या है? व्हाट इज इनहेरिटेंस एवरीवन? इनहेरिटेंस इज नथिंग एल्स बट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। बोले तो जो मेरा बेबी एलिफेंट है उसमें कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके जैसे हैं बेटा? अपने पेरेंट्स जैसे हैं, मदर जैसे होंगे, फादर जैसे होंगे। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस एवरीवन? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। कहां से कहां? फ्रॉम पेरेंट्स टू द कैरेक्टर्स का जाना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कहलाता है इनहेरिटेंस। जैसे हमें बोलते हैं ना, हमने अपने पेरेंट्स से कौन से कैरेक्टर्स इनहेरिट किए। हो सकता है मेरा आई कलर मेरी मदर की आई कलर से मिलता हो या फादर की, तो वो कैरेक्टर्स मैंने क्या किए? इनहेरिट किए। वो ट्रांसमिट हुए पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। ये थी इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। अब अगर मैं बात करूं मेरी दूसरी डेफिनेशन विच गोज हैंड इन हैंड, तो वो क्या है बेटा? वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है बेटा? वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी। वो डिग्री ऑफ डिफरेंस जो कि एक पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का रीजन क्या है? वेरिएशंस आए क्यों? वेरिएशंस आते हैं एक प्रोसेस की वजह से जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So what are variations everyone? These are the degree of differences. क्या है ये? किस चीज के differences? Degree of differences between parents and offsprings। मतलब कि जो offsprings हैं वो अपने पेरेंट्स से कितने अलग और कैसे अलग दिखते हैं, वो डिग्री कहलाती है वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन वर्ड हमारे टॉपिक के टाइटल में था, हमारे चैप्टर के टाइटल में था, तो हमने उसका मतलब तो देखा।
हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमने प्यार से डेफिनेशन देखी, ऐसे ही हम इस चैप्टर को, इस सेशन को अच्छे से खत्म करेंगे विद क्लैरिटी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर की वेटेज इज वन ऑफ द मैक्सिमम। अगर मैं पूरे 11th और 12th के सिलेबस की बात करूं, अगर मैं बायोलॉजी के पूरे 10th और 11th और 12th के सिलेबस की बात करूं बेटा, तो इस चैप्टर की वेटेज इज वन ऑफ द मैक्सिमम, तो ध्यान रखिएगा। अब सुनो कि हम इतने इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज की बात कर रहे हैं कि भाई ये लॉज किसने दिए, कैसे आई ये सब लॉज। तो जब मैं इन लॉज की बात करती हूं तो उनके पीछे जो हमारे प्रिय साइंटिस्ट छुपे हैं वो है मेंडल, ग्रिगोर मेंडल। तो ग्रिगोर मेंडल ने कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। हाइब्रिड समझते हो बेटा, दो क्रॉप्स को मिक्स करना और एक नई क्रॉप बनाना या एक नया प्लांट बनाना दे, और ये ट्राई करना कि उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज, किसी चीज को मिक्स करना, राइट, हाइब्रिडाइज करना। तो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गार्डन पी के ऊपर। किसके ऊपर? गार्डन पी के ऊपर। और उसने ये एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किए। 7 साल तक मतलब 1856 टू 1863, 1856 टू 1863, 7 ईयर्स उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। ये वही लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं जिसे मैं आज भी फॉलो करती हूं। तो ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एस्टैब्लिश किस वजह से हो पाए? क्योंकि मेंडल ने बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स का, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया। उस टाइम पे बाकी साइंटिस्ट्स वर वेरी फ्यूरियस कि भाई हमारी बायो में तुम मैथ्स क्यों ला रहे हो, है ना, क्योंकि बायो लोग लेते क्यों है? क्योंकि उन्हें मैथ्स नहीं पसंद है। तो जब मेंडल ने इन बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने के लिए मैथ्स का यूज किया तो साइंटिस्ट्स ऑफेंड हो गए कि भाई तुम तो गलत बोल रहे हो, हमारी बायो अलग है, तुम इसको मैथ्स से कैसे प्रूव कर रहे हो? बट मैथ्स चीजों को क्लियर करता है। वो बोलता है LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल होता है, तो आपको 100% पता लग जाता है कि भाई हमने सही सॉल्यूशन किया है कि नहीं। इसीलिए मेंडल का काम बहुत सक्सेसफुल हुआ। उस टाइम पे उसे रिकॉग्निशन उतनी नहीं मिली क्योंकि जो उसका माइंड था, जो उसकी इमेजिनेशन थी, इट वाज वे अहेड ऑफ द टाइम्स, इट वाज वे अहेड ऑफ द टाइम्स। और इसीलिए आप लोगों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है। आपको लगता है कि भाई बायो है और आ जाती है इसके अंदर थोड़ी सी मैथ्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, चलो छोटी छोटी छोटे छोटे से कैलकुलेशंस आएंगे और आपको लगेगा कि मैथ्स क्यों आ रही है। बट दिस शुड बी योर स्ट्रेंथ। तो हम इस चैप्टर को आपकी स्ट्रेंथ बनाकर रहेंगे। तो मैंने बोला कि मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए पी पर स्टडी करके, इसीलिए हमने उन्हें बोला फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला हमने मेंडल को? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल की इन्वेस्टिगेशन के टाइम इनहेरिटेंस पैटर्न्स फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की और मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज किया चीजों को प्रूव करने में, जो उस टाइम के साइंटिस्ट नहीं समझ पाए। बट ग्रेजुअली दे अंडरस्टूड दैट वॉट एवर मेंडल सेड वाज एब्सोल्युटली राइट। इट वॉज वॉट एवरीवन, इट वॉज एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं तो मेंडल ने टोटल 3 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, 1 2 3। पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या नाम है बेटा पहले लॉ का? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने दिए हैं ये 3 लॉज। हम ग्रेजुअली जैसे इस सेशन में आगे जाएंगे तो हम इन तीनों लॉज की आज ही बात करेंगे और इसी सेशन में वी विल बी रैपिंग इट अप। तो बेटा मैंने आपको बताया कि मेंडल ने ये 3 लॉज तो दिए, बट एक्चुअली मेंडल ने किया क्या, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें हैं मेंडल की सक्सेस का राज। मेंडल की सक्सेस के कुछ कुछ राज ये हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, दैट ही इन्वेस्टिगेटेड द कैरेक्टर्स,
he investigated the characters which express as opposing traits, जो कि ऑपोजिंग ट्रेट्स की तरह एक्सप्रेस होते हैं। अब इसका क्या मतलब, सपोज मैंने एक कैरेक्टर ले लिया जिसको मैंने बोला प्लांट की हाइट, मैंने एक कैरेक्टर ले लिया प्लांट की हाइट। अब पी प्लांट के अंदर प्लांट की हाइट में दो ही चीजें पॉसिबल थी, या तो प्लांट टॉल होगा या फिर प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। तो उसने क्या किया, ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस किया, ऐसे कैरेक्टर्स को उसने इन्वेस्टिगेट किया जो कि ऑपोजिट ट्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ होना। अब बेटा आप दो वर्ड्स को कंफ्यूज मत करना, कैरेक्टर और ट्रेट। सपोज मैं बात कर रही हूं हाइट की, तो जब मैंने हाइट बोला, हाइट इज अ कैरेक्टर, और हाइट कैन बी टॉल और ड्वार्फ, वो क्या है, उसके दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। तो अगर उसने ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लिया तो उससे उसे एक रूल, एक फ्रेमवर्क मिल गया, एक बेसिक रेफरेंस मिल गया कि अच्छा मैं अपनी इनहेरिटेंस की स्टडी इन ट्रेट्स को देखते हुए आगे बढ़ा सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये ट्रेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट थे, एक टॉल तो एक ड्वार्फ। अब अच्छी बात ये थी कि इस पी प्लांट के अंदर टॉल और डॉर्फ के बीच का कुछ नहीं था, इधर टॉल और डॉर्फ। तो उसने एकदम ऑपोजिट ट्रेट्स यूज किए एक कैरेक्टर के। कितने ऑपोजिट ट्रेट्स यूज किए बेटा, एक्चुअली मेंडल ने क्या परफॉर्म किया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या किया मेंडल ने बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, कितनी, 14। अब मैंने एक नया वर्ड यूज किया यहां पे, ट्रू ब्रीडिंग। क्या यूज किया मैंने, ट्रू ब्रीडिंग। बच्चा पार्टी, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनको मैं कॉन्टिन्यूअसली सेल्फ करती हूं। सेल्फ समझते हो, सेल्फ पॉलिनेट कर देते हैं। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एकदम स्टेबल हो जाते हैं, वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग में क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उस प्लांट के अंदर फ्रीज हो जाएं और आगे वाली जनरेशन में वो सेग्रीगेट ना करें, इसलिए। ठीक है, तो उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज का इस्तेमाल तो किया, और ये थे मेरे वो 7 कैरेक्टर्स। और 7 कैरेक्टर्स के साथ क्या प्रेजेंट थे, 14 ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली 14 ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे। बट आई वॉन्ट एवरीवन कि मैं आपको ये लिखना सिखाऊं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कितने कैरेक्टर, कितने ट्रेट, क्या है, क्या चल रहा है ये सीन। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर है विच आई हैव पुट इट हियर, बट आई वांट ऑल ऑफ अस टू राइट इट बाय आवर ओन कि वो 7 कैरेक्टर्स और उनके ट्रेट्स क्या थे। तो देखना कि आपको इसे कैसे याद करना है। पहले मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। आप सबको मेरे साथ साथ लिखना, याद रखना। सबसे पहले मैं बात कर रही हूं फ्लावर की। किस चीज की बात कर रही हूं मैं, फ्लावर की। तो सपोज करो मैंने पहला चीज बोली कि फ्लावर का कलर क्या है, दूसरा मैंने बोला कि फ्लावर की पोजीशन क्या है। फ्लावर का कलर क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है। फिर मैंने बात की, सपोज करिए, फ्रूट की। 2 पॉइंट फ्लावर के हो गए, 2 पॉइंट फ्रूट के। फिर मैंने बात की फ्रूट की, कि फ्रूट की शेप कैसी है। फ्रूट की शेप, बेटा इतना ध्यान रखो कि पी प्लांट में मैं फ्रूट को ना पॉड बोलती हूं। क्या बोलती हूं, फ्रूट को पॉड। तो पॉड की शेप क्या है और साथ में पॉड का कलर क्या है। तो 2 पॉइंट्स हुए मेरे फ्लावर के, 2 पॉइंट्स हुए मेरे पॉड के, 2 पॉइंट होंगे मेरे सीड के, कि सीड की शेप क्या है और साथ में सीड का कलर क्या है। और लास्ट पॉइंट रहेगा मेरा
कि जो प्लांट है उसकी हाइट कैसी है, जो प्लांट है उसकी हाइट कैसी है। तो इतना समझिए कि जो अभी मैंने 7 चीजें लिखी, दीज आर द कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स? जैसे फ्लावर कलर का अगर मैं आपको ट्रेट बताऊं तो वो है वायलेट और दूसरा है वाइट, वायलेट और वाइट। अगर मैं फ्लावर पोजीशन की बात करूं तो एक पोजीशन है एक्सियल, दूसरी पोजीशन है कॉन्ट्रास्टिंग टर्मिनल। पॉड शेप की बात करें तो पॉड शेप कैसा हो सकता है? इन्फ्लेटेड मतलब कि भरा हुआ एकदम, फ्लफ्ड, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब कि पिचका हुआ। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचका हुआ। पॉड का कलर क्या रहेगा डोमिनेंट? ग्रीन, और दूसरा कलर जो पॉसिबल था वो था येलो। सीड की शेप, एक शेप है राउंड, दूसरी शेप है रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड का कलर एक है येलो और दूसरा क्या है? ग्रीन। प्लांट की हाइट क्या है? टॉल, और दूसरी क्या है? ड्वार्फ। अब मैंने आपके लिए ये जो चीजें लिखी 7 2 14, तो ये मेरे 14 ट्रेट्स हैं 7 कैरेक्टर्स के, 7 कैरेक्टर्स के। ऑल्सो 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 मैंने इनमें जो भी चीज पहले लिखी है, मतलब कि वॉयलेट कलर के फ्लावर्स एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट है, पॉड की शेप भरी हुई इन्फ्लेटेड और कलर ग्रीन, सीड की शेप राउंड और सीड का कलर येलो, और प्लांट की हाइट टॉल। ये जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े वो क्या है? पहले वाले डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। डोमिनेंट मतलब जो आपको पॉपुलेशन में ज्यादा नजर आएंगे, जो डोमिनेट करेंगे। और जो स्लैश के दूसरी साइड के कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम बोल देते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स, जो हमें कम नजर आते हैं। ठीक है, तो अब इससे हमने जस्टिफाई कर लिया है इस टेबल को कि हमें इसे रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया? चीजों को आराम से कैटेगरी में बांट लिया। 2 ये, 2 ये, 2 ये, और एक बच गया, 6 और 1 7। तो ऐसे आप कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन में गलती कर ही नहीं सकते। अब आगे देखिए एडवांटेजेस क्या हैं सिलेक्ट करने के पी प्लांट को, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मैंने आपको बोला कि अपन को प्योर वेराइटीज बनानी है। प्योर वेराइटीज कैसे बनती हैं? कॉन्टिन्यूअसली सेल्फिंग कर कर। वो प्योर वेराइटीज इजीली अवेलेबल थी पी प्लांट में, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं पर प्लांट। आपने देखा है कि जो मटर की फली होती है उसके अंदर कितने सारे सीड्स हैं, तो एक ही प्लांट के अंदर से मुझे बहुत सारे सीड मिलेंगे। उसके अंदर मैं क्या देखती हूं? इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया ये इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही तो हैं, कि मैं आंखों से देख सकती हूं इन कैरेक्टर्स को, इजीली डिटेक्ट कर सकती हूं, कॉन्ट्रास्टिंग है। ऑपोजिट है टॉल और ड्वार्फ, बिल्कुल सही। कैन बी क्रॉस ब्रेड मैनुअली, मैं उसे मैनुअली हाइब्रिडाइज कर सकती हूँ, क्रॉस ब्रीड कर सकती हूँ। शॉर्ट लाइफ स्पैन, रिप्रोड्यूसेस इन 3 मंथ्स, छोटी सी लाइफ साइकिल है, ज्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगी, ज्यादा डेटा मिलेगा। जितना ज्यादा डेटा मिलेगा उतना मेरा एवरेज आउट रिजल्ट अच्छा आएगा बेटा। कैन बी ग्रोन इजीली, पी प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं जनरली कि मेंडल ने पी प्लांट का ही यूज क्यों किया बेटा। अब आगे मैं चलूं, मेंडल्स 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के कितने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं? 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, जिनका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो बेटा अब हम बात करते हैं इन लॉज की एक एक करके। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम वो मैथ्स एक्चुअली लगाएंगे कैसे। क्या देखने की कोशिश करते हैं कि अब हम वो मैथ्स लगाएंगे कैसे। तो आप ये समझो कि अगर मैंने ये एक क्रोमोसोम बनाया तो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक एड्रेस रहता है, एक स्पेसिफिक लोकस रहता है, जहां पर कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जीन्स। जीन्स क्या है?
क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है जो किसी चीज के लिए कोड करेंगी। सपोज इफ आई हैव ब्राउन आई कलर, तो ब्राउन आई कलर के लिए भी कोई जीन होगी, ठीक है, ब्राउन आई कलर के लिए भी कोई जीन होगी। अब कोई भी जीन दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं उनकी अलील्स। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उनकी अलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बताओ? जिन्हें हम बोलते हैं उनकी अलील्स। तो अलील्स क्या है ये समझो, दे आर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स को हम अलील बुलाते हैं। सपोज मैंने बोला कि प्लांट की हाइट, पी प्लांट की हाइट के लिए हाइट की जीन की दो अलग अलग अलील ये हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो कैपिटल टी है ये टॉल फिनोटाइप देती है, स्मॉल टी क्या देती है? ये रिसेसिव है और ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कैपिटल टी क्या होता है बेटा? कैपिटल को मैंने बोल दिया कि ये मेरी डोमिनेंट अलील है, और स्मॉल को हमेशा हम क्या बोल देते हैं? हमारी रिसेसिव अलील है। अब हम इनको अलील, जीन इन नाम से बुलाते हैं, बट मेंडल के टाइम पर हम इन्हें कहकर बुलाते थे फैक्टर्स। हम इन्हें क्या कहकर बुलाते थे मेंडल के टाइम पर? फैक्टर्स कहकर बुलाते थे। तो मैंने आपको बोला कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। हर जीन के यूजुअली मोस्टली दो ऑल्टरनेट, दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स रहते हैं। जैसे अगर मैंने प्लांट हाइट की बात करी तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस। कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है, नेचर में ज्यादा देखने को मिलती है। स्मॉल टी क्या है? ड्वार्फ। अब मैंने बोला कि ये जो मेरी अलील्स हैं, ये जो मेरी दो अलील्स हैं, ये किस में एग्जिस्ट करती हैं? पेयर में। समझिए इसे, अलील्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मैंने बोला कैपिटल टी एक पेयर हो गया मेरा पर्सपेक्टिव। देखिए क्या है एक पेयर? कैपिटल टी। दूसरा पेयर क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, यही पेयर पॉसिबल है। तीसरा पेयर क्या हो गया बेटा? स्मॉल टी। हो गए मेरे तीन पेयर। अब ये देखिए, मैंने आपको बोला कि मेरा कैपिटल टी डोमिनेट करता है। कैपिटल टी डोमिनेट करता है तो ये प्लांट क्या निकलेगा? ये प्लांट बनेगा टॉल, ठीक है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी में से क्या डोमिनेट करता है? कैपिटल टी। ये प्लांट भी क्या निकलेगा? टॉल निकलेगा। मेरे को एक कैपिटल टी दिख गया मतलब प्लांट टॉल बनेगा। इसमें दोनों ही क्या है? रिसेसिव है। तो यहां पर मेरा प्लांट क्या बनेगा? ड्वार्फ बनेगा। क्या बनेगा? ड्वार्फ बनेगा। तो अब आपने यहां पर ये जो चीज देखी है, ये जो चीज, ये कैपिटल टी, जब मैं अलील्स की बात कर रही हूं, इनको मैं बोलती हूं जीनोटाइप। क्या बोलती हूं इनको मैं? जीनोटाइप। की ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन है एक ऑर्गेनिज्म का, और ये जो मुझे बाहर से दिखाई दे रहा है, इसे मैं बोलती हूं पीनोटाइप। जो मुझे बाहर से दिखाई दे रहा है, टॉल और ड्वार्फ, इसे मैं क्या बोलती हूं? फिनोटाइप बोलती हूं। और ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मुझे आईज से दिखाई नहीं देता है, उसे मैं बोलती हूं जीनोटाइप। तो आई होप आपको ये समझ आया कि एक जीन की दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स को अलील बोलते हैं। जैसे मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी का एग्जांपल दिया। कैपिटल को हम बाय डिफॉल्ट रेफरेंस के लिए डोमिनेंट कंसिडर करते हैं, स्मॉल लेटर को हम रिसेसिव कंसिडर करते हैं। दोनों के दोनों अलील्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलील्स पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जीनोटाइप उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है। फिनोटाइप वो होता है जो कि मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है कि कौन टॉल है, कौन ड्वार्फ है। एक आखिरी चीज, अगर मैं आपको इसके अंदर बोलूं कि ये दोनों के दोनों सेम हैं, डोमिनेंट तो है बट सेम है, तो ऐसे जीनोटाइप को मैं बोलती हूं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है।
क्या है ये? होमोजाइगस डोमिनेंट, कि दोनों के दोनों सेम है, होमोजाइगस सेम और डोमिनेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये भी होमोजाइगस है, इसमें भी दोनों अलील सेम है, इसे मैं बोलूंगी होमोजाइगस रिसेसिव। इसे क्या बोलूंगी मैं? होमोजाइगस रिसेसिव। डॉर्फ है, स्मॉल टी दोनों सेम के लिए होमोजाइगस, रिसेसिव अलील्स हैं इसलिए रिसेसिव। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है? हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस नहीं है, ये क्या है? हेटेरोजाइगस। और मेरे को फिनोटाइप कौन सा नजर आ रहा है? डोमिनेंट वाला। तो हेटेरोजाइगस क्या है? बेसिकली हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बोल देते हैं इनको। तो इस स्लाइड पर, इस पेज पर वो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करेंगे। अब हम इन्हें जीन, अलील और अलग अलग टर्म से यूज करते हैं, काफी साइंटिफिक। पहले मेंडेलियन टाइम पर हम इन्हें फैक्टर्स कहकर डिनोट करते थे। क्या कहकर डिनोट करते थे? हम इन्हें फैक्टर्स कहकर डिनोट करते थे। आई होप आपको तीनों लॉज के नाम क्लियर हैं, क्योंकि अब आपको ये पता है तो मैं इस सारी टर्मिनोलॉजी को आपको लॉज समझाने में यूज कर सकती हूं। हमने जनरल अपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया है, सेकंड टॉपिक फिनिश। अब हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की। जब मैं एक जीन के इनहेरिट होने की बात करती हूं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और उस पर बेस्ड जो मेरे पास लॉज प्रेजेंट है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के लिए मैं आपके सामने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करूंगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब मैं अपने फेवरेट मेल प्लांट और फीमेल प्लांट को क्रॉस कराऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर। तो मेंडल ने किया क्या? एक्चुअली मेंडल की सक्सेस का रीजन ये भी था कि उसने जो दो प्लांट्स लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो एकदम सेम थे, बस उसमें एक ट्रेट डिफरेंट था। क्या बोला मैंने? सपोज करो मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, एक मेल प्लांट कि अच्छा मैं इन दोनों प्लांट्स को हाइब्रिडाइज कराऊंगा। उसने रेफरेंस में सेम प्लांट्स रखे, बस ऐसा कि अगर एक का फ्लावर कलर वॉयलेट तो दूसरे का वाइट, उसके अलावा बाकी सारे ट्रेट्स उनके सिमिलर थे। मतलब एक प्लांट टॉल तो दूसरा भी टॉल, एक में एक्सियल फ्लावर्स दूसरे में भी एक्सियल फ्लावर्स, समझ रहे हो? तीसरे के अंदर जो स्टेम की हाइट उसमें जैसे मैंने बात की, एक में पॉड का कलर जो उसमें पॉड का कलर वही। तो उसने जब भी ये एक्सपेरिमेंट किए, तो जब जिन मैंने 7 कैरेक्टर्स की बात की, उसने देखा कि 6 कैरेक्टर्स दोनों क्रॉसिंग प्लांट्स में सेम है, बस वो एक ही ट्रेट अलग है, ताकि एक रेफरेंस बना रहे, एक बेस बना रहे। समझ गए इतना? तो सपोज कीजिए जो मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज ली, उसने एक प्लांट लिया जो कि टॉल था। क्या था जो कि टॉल था? ये लीजिए, होमोजाइगस टॉल लिया है मैंने। होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, इसको क्रॉस किया होमोजाइगस रिसेसिव से। होमोजाइगस रिसेसिव क्या होता है? ड्वार्फ यानी कि जिसकी हाइट छोटी है, होमोजाइगस रिसेसिव। मैंने यहां पर लिख दिया कि मैं बात कर रही हूं पेरेंट्स की। किस चीज की बात कर रही हूं मैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूं। अब जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बाद क्या बनेंगे बेटा? पेरेंट्स बनाते हैं गैमीट्स। पेरेंट्स बनाते हैं गैमीट्स, तो मैंने ये गैमीट्स को हम सर्कल में ऐसे एनसर्कल कर देते हैं बेटा। ये मैंने गैमीट्स को कर दिया एनसर्कल। यहां लिख देती हूं मैं कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं? गैमीट्स की बात कर रहे हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? गैमीट्स का फ्यूजन होगा, क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं क्या बोल दूं? F1। F1 बोले तो फीलियल वन जनरेशन, मतलब कि मेरी फर्स्ट प्रोजनी जो बनी उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप बताइए कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कौन डोमिनेट करता है? कैपिटल टी। इसीलिए मेरा ये प्लांट कैसा निकल कर आएगा? टॉल निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? टॉल निकल कर आएगा। अब आप देख रहे हो कि F1 जनरेशन के अंदर मेरे दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट ने दूसरे पर डोमिनेट किया, या फिर मैं बोलूं एक अलील ने दूसरे अलील पर डोमिनेट किया। इसीलिए हम बोलते हैं
कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मैं किस चीज को एक्सप्लेन कर सकती हूं? अपने फर्स्ट लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकती हूं। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है दैट ईच जीन हैज टू अलील्स। हैज टू अलील्स, हर एक जीन की दो अलील्स होती हैं। ये अलील्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रास्टिंग होती हैं बेटा। एक जीन की दो अलील्स कंट्रास्टिंग होती है, ठीक है। और मैंने क्या बोला? जो एलील्स हैं, एलील्स दे अकर इन अ पेयर। एलील्स किस में एग्जिस्ट करती हैं बेटा? एक पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। देखो यहां पर भी आपको पेयर नजर आया। दे अकर इन अ पेयर एंड वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। एक मेंबर पेयर का दूसरे को डोमिनेट करता है एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब जो मेरे अलील्स हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करें, पेयर का एक मेंबर दूसरे को डोमिनेट करता है अगर दोनों अलग अलग हैं, और जो डोमिनेट करता है वही आपको नेक्स्ट जनरेशन में विजिबल है, वही नेक्स्ट जनरेशन में अपना फिनोटाइप दिखाएगा, एक्सप्रेशन दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट थे, तो अपना असर किसने दिखाया? कैपिटल टी ने दिखाया। किसने दिखाया बेटा? कैपिटल टी ने दिखाया। Am I making sense everyone? Each gene has two alleles, alternating forms, वो तो मुझे पता ही है। और जो मेरे alleles हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो पेयर अनइक्वल है, मतलब हेटेरोजाइगस पेयर है, तो उस पेयर का एक अलील दूसरे को डोमिनेट करेगा। जो डोमिनेट करेगा वही आगे जाकर विजिबल होगा। ये था मेरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब आगे एक चीज देखते हैं, आगे एक चीज देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो मेरे को इसका क्या सेकंड जनरेशन बनाने की स्पेस है, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। सपोज कीजिए कि यहां पर प्लांट की हाइट की जीन है, यहां पर इसके सीड के शेप की जीन है, यहां पर इसके पॉड के कलर की जीन है, इसके पॉड के कलर की जीन है। तो ये प्लांट ड्वार्फ का एक्सप्रेशन दे रहा है, ये टॉल का, ये राउंड का, ये रिंकल्ड का, ये ग्रीन का, ये येलो का। तो ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। ये अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैपिटल टी है तो वो टॉल रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी टॉल रहेगा, स्मॉल टी ड्वार्फ रहेगा। ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो ये बेसिक चीजें हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। अब हम एक बार एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं और मैं आपको सिखाती हूं कि हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, कि हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि मैं एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रही हूं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड, मोनो वन क्यों बोला? क्योंकि मैं एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रही हूं। सपोज मैंने कैरेक्टर अपन का वही कांस्टेंट रखते हैं, हाइट, तो ये मैंने लिया टॉल प्लांट, और ये मैंने क्या लिया? ड्वार्फ प्लांट लिया। कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं क्या बनाऊंगी? इसके गैमीट बनाऊंगी। अगर मैं यहां पर भी लिखती जाती हूं, क्योंकि हम लोगों को स्कूल के हिसाब से भी पढ़ना है एकदम, तो कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो इसका गैमीट मैंने ये बनाया, इसका गैमीट क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा बेटा। ये क्या है मेरे गैमीट? जब तक आप इन्हें हाथ से नहीं बनाओगे आपको अच्छे से क्रॉसेस करने नहीं आएंगे, क्योंकि
रैंडमली आपसे क्रॉस पूछ लेंगे तो आपको आना चाहिए। ये मैंने क्या बनाया, ये हुई मेरी F1 जनरेशन, ये क्या हुई मेरी F1 जनरेशन। आगे जाकर हम क्या करते हैं, F1 की सेल्फिंग। हमने सेल्फिंग करी क्यों, आप सोचो, आप एक बार इमेजिन करो कि मेंडल ने एक टॉल प्लांट को क्रॉस किया एक ड्वार्फ प्लांट से। उसे दिखने में क्या दिखा बाहर से, कि जो मेरा नया जनरेशन बना है उसमें सिर्फ टॉल प्लांट है। तो उसे लगा कि जो ड्वार्फ वाला ट्रेट है वो कहीं खो सा गया है। लेकिन अब वो खो गया तो उसे कैसे निकालूं भाई, कहाँ खो गया मेरा ड्वार्फ वाला ट्रेट, क्योंकि प्लांट की इंटरमीडिएट हाइट तो है ही नहीं कि एक टॉल है एक ड्वार्फ है तो अब बीच का बन रहा, नहीं, टॉल बना। तो वो बड़ा क्यूरियस था, तो उसने क्या किया, F1 की सेल्फिंग करी। मतलब ये जो बना उसको वैसे ही किसी और से क्रॉस किया। तो हम हमेशा जब क्रॉसेस करेंगे पहले हम पेरेंट से गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट से F1 बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, F1 की सेल्फिंग करेंगे। अब सेल्फिंग मतलब ये मेरे पेरेंटल जनरेशन हो गई है। अब सेल्फिंग करने का मतलब इसको इससे क्रॉस करना इस सेल्फिंग, सेम से क्रॉस करना इस सेल्फिंग। अब चलो हम फिर से गैमीट्स बना के देखते हैं, क्योंकि गैमीट तो बनाना पड़ेगा। तो इसके गैमीट्स कलर चेंज कर देती हूं मैं, चलिए इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हेट्रोजाइगस है तो दो अलग अलग तरीके के गैमीट्स बनेंगे। यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, दो बन गए। अब यहां पर मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं इतना देखिए, कि एक तो मैं इसको कर दूं इससे, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, अब इस वाले सेकंड को फर्स्ट से, इस वाले सेकंड को सेकंड से, यही चार चीजें पॉसिबल हैं। और जब मैंने ऐसा किया तो देखो क्या बनेगा, इनको किया तो कैपिटल टी और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको और इसको किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको किया स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही आएंगे मेरे चार कॉम्बिनेशंस। तो आप ये सोचो कि उसने स्टार्ट किया टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करके। फर्स्ट जनरेशन में उसे सिर्फ टॉल प्रोजनी मिली, फर्स्ट जनरेशन में उसे सिर्फ टॉल प्रोजनी मिली। लेकिन जब उसने सेल्फिंग करी तो उसको ये चार टाइप्स मिले, जिसमें से ये क्या निकलेगा, टॉल, ये क्या निकलेगा टॉल, ये क्या निकलेगा टॉल, और ये क्या रहेगा मेरा ड्वार्फ। मतलब जो चीज उसे लगा कि कहां चली गई F1 जनरेशन में, वो एक तरीके से सिर्फ मास्क हुई थी, एक तरीके से बस उस पर एक पर्दा पड़ा था, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में दिख गया भाई कि ड्वार्फ मेंबर भी आया है, भले ही कम आया हो। अब यही है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब इसमें आपको बस एक चीज बतानी है, मैम पूछेंगी आपकी कि बेटा मेरे को जीनोटिपिक रेशियो बता दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और बोलेंगी कि फिनोटिपिक रेशियो बता दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। जीनोटिपिक रेशियो बता दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और फिनोटिपिक तो आप बोलना मैम हम कैलकुलेट कर देते हैं, कैसे करेंगे देखो। अब मेरे पास क्या अलग अलग जीनोटाइप्स पॉसिबल है, एक मेरे को दिखा कैपिटल टी, और मेरे को दिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये, और तीसरा अलग टाइप का जीनोटाइप मुझे दिखा स्मॉल टी। कैपिटल टी कितने प्रेजेंट है, एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, और ये कितने प्रेजेंट है, 1। तो मेरा जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1। क्या आया, 1:2:1। अब फिनोटिपिक रेशियो मतलब मुझे बाहर से नजर कैसे आ रहे हैं, बाहर से नजर तो मैम या तो टॉल आ रहे हैं या फिर ड्वार्फ आ रहे हैं। टॉल कितने आए, 1 2 3, 1 2 3, ड्वार्फ कितने आए, 1। तो ये हो जाएगा मेरे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। ये है मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये थी मेरी F2 जनरेशन, जिसे हम बोलते हैं फिलियल 2 जनरेशन। फिलियल मतलब काइंड ऑफ फैमिली। आगे की जनरेशंस तो ये थी F2 जनरेशन। आई होप एवरीवन कि आपको क्रॉस समझ आया।
आपको ये समझ आया कि अगर ये टॉल है, अगर आपको इतना समझ आया कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी पे डोमिनेट किया, तो उससे हमें पहला लॉ क्लियर हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ये था मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब एक चीज है जिसे हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर। अब ये पनेट नाम कहां से आया जी हमारे प्यारे साइंटिस्ट? ये क्या है हमारे बच्चा पार्टी? साइंटिस्ट हैं, ये एक्चुअली एक ब्रिटिश जेनेसिस्ट है। क्या है? एक ब्रिटिश जेनेसिस्ट, रेजिनाल्ड सी पनेट। क्या नाम है इनका? रेजिनाल्ड सी पनेट। तो पनेट जी ने ये बोला कि भाई आप में से बहुत लोग ऐसे बनाते बनाते तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई क्रिस क्रॉस कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इसी चीज को एक सॉर्टेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे बॉक्सेस की फॉर्म में, ऐसे टैब्यूलर फॉर्म में आराम से कर सकता हूं, जिसे मैं पनेट स्क्वायर बुलाता हूं। तो पनेट स्क्वायर मेरे को एक्चुअली ये बताता है कि अगर आपको गैमीट्स बता दिए गए, पनेट स्क्वायर क्या एक्सप्लेन करता है? देखो यहां पर मैंने क्या रखे हैं, पनेट स्क्वायर में गैमीट्स रखे हैं, कि अगर आप लोगों ने मेरे को गैमीट्स दे दिए तो मैं प्रोबेबल जीनोटाइप्स उनके आराम से निकाल सकती हूं, सारे पॉसिबल गैमीट्स को हाइब्रिडाइज कराकर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो कि मेरे को मेरे प्रोजेनी के आगे के प्लांट के जीनोटाइप्स बताता है, अगर मेरे पास गैमीट्स प्रेजेंट है, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर बोलते हैं। जब हम आगे डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे इसी सेशन में, देन आई विल ऑल्सो बी यूजिंग पनेट स्क्वायर एवरीवन, सिमिलरली इसको करने के लिए। या फिर अगर मैं आपको अभी दिखा दूं कि हम इसमें पनेट स्क्वायर कैसे करेंगे, तो बस मैं इसको इरेज कर रही हूं बेटा एक बार, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। तो सपोज करो मैंने सॉरी बेटा, मैंने बनाया ये पनेट स्क्वायर, तो मैंने क्या बना दिया? एक बॉक्स बना दिया। अब पनेट स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया, इसके दोनों साइड पर मेरे को गैमीट्स रखने हैं। जैसे अगर मैंने पहले दो गैमीट्स देखे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो मैं यहां रख दूंगी कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी। एक पेरेंट के गैमीट एक साइड पे, दूसरे पेरेंट के भी सेम गैमीट्स हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दूसरे साइड पे। तो स्क्वायर के दोनों साइड आप क्या रख देते हो बेटा? गैमीट्स रख देते हो। और अब हम निकालेंगे प्रोबेबल जीनोटाइप्स। प्रोबेबल जीनोटाइप कैसे निकालूं? देखो, कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलकर कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या बनेगा? टॉल। ये क्या बनेगा? टॉल। ये क्या बनेगा? टॉल। ये क्या बनेगा? डॉर्फ। तो वही सेम रिजल्ट आया, बस मैं उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगी। सो दिस इज डूइंग इट बाय द पनेट स्क्वायर मेथड। किससे? कि मैंने उसे पनेट स्क्वायर मेथड से किया। आई होप आपको समझ आया। अब अगली चीज है बेटा इसमें मेरी टेस्ट क्रॉस। अगली चीज क्या है? टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्या है, पहले ये देखो। टेस्ट क्रॉस करते कैसे हैं वो सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट की टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्या है? अब आप सपोज कीजिए कि आपके पास, आपको जो नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है एक टॉल ट्री। टॉल ट्री, वरना टॉल ट्री ना बोलकर भी मैं बोल देती हूं कि अगर मेरे को एक पी प्लांट की बात कर रहे हैं ना, अगर मेरे को एक पी प्लांट नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बेटा? मेरे को एक पी प्लांट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? मेरे को एक पी प्लांट नजर आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि जो पी प्लांट है वो वायलेट कलर का है। किस कलर का है वो? वायलेट कलर का है। अब क्या आप बता सकते हो कि ये वायलेट कलर का, क्या ये होमोजाइगस है या फिर ये हेटेरोजाइगस है? या फिर अगर मैं आपको इसी चीज को ये बोलूं कि अगर आपके पास कोई ट्री है, अगर मुझे दिख रहा है कि ये ट्री टॉल है, तो क्या आप इसकी टॉलनेस को सिर्फ देखकर या बिना इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन स्टडी किए, क्या आप बता सकते हो कि ये कैपिटल टी टॉल है या फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है? तो टेस्ट क्रॉस एक्चुअली हेल्प करता है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई। किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? कि जो मेरा डोमिनेंट फिनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। सो टेस्ट क्रॉस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इफ द dominant phenotype
जो मेरा डोमिनेंट फिनोटाइप है वही तो मुझे नजर आएगा कि ये टॉल नजर आ रहा है, दैट दिस डोमिनेंट फिनोटाइप इज ईदर होमोजाइगस, क्या वो होमोजाइगस है या फिर वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। कि वो डोमिनेंट फिनोटाइप जो मुझे नजर आ रहा है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये मुझे बताएगा टेस्ट क्रॉस। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। पहले इसको याद करने का एक तरीका है कि मैं टेस्ट क्रॉस में करती क्या हूँ। अब आप ये बताओ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो टेस्ट कराने ही जाते हो, बोलो कि टेस्ट कहाँ से कराते हो आप, यू आर फीलिंग अनवेल, टेस्ट कहाँ से कराते हो, डॉक्टर से। मैं डॉक्टर को कैसे लिखती हूँ बेटा बताओ, डी इंटू आर, यस और नो। डॉक्टर को कैसे लिखती हूँ, डी इंटू आर। तो यहां पर भी टेस्ट क्रॉस में जो मेरा फिनोटाइप, जो मेरा डोमिनेंट फिनोटाइप मुझे नजर आ रहा है, मैं हमेशा किसको, अपने डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस करूंगी किससे, रिसेसिव से। इसका तरीका क्या है टेस्ट क्रॉस का करने का, डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस करना है रिसेसिव से। उससे मुझे पता लग जाएगा कि वो जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो होमोजाइगस के हेट्रोजाइगस। अब कैसे करना है ये देखो, अब कैसे करना है ये देखो। सपोज मेरा पहला क्रॉस, मैंने बोला पहली, ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा कि अगर मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया, क्या लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट, पनेट स्क्वायर बना देती हूं टू मेक इट इजी। ठीक है, ये रहा मेरा पनेट स्क्वायर। दूसरी साइड, एक साइड डोमिनेंट रखना है और दूसरी साइड रिसेसिव मैंने रख दिया। दूसरा केस, यहां क्या रखूं, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू रिसेसिव। इसका मतलब फर्स्ट केस मैंने किस चीज का रखा, होमोजाइगस डोमिनेंट। सेकंड किसका रखा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, सेकंड किसका रखा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का। तो चलो क्रॉस करके देख लेते हैं। क्रॉस किया तो ये क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इसका मतलब यहां पर मुझे क्या मिले, 100% जो मेरे प्लांट्स थे वो कैसे थे, वायलेट थे, जो कि मेरा डोमिनेंट फिनोटाइप है। सारे के सारे प्लांट्स वायलेट दिखे। अब इधर देखो क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इसका मतलब 50% प्लांट्स तो मुझे क्या दिखे, वायलेट दिखे। लेकिन अगर मुझे टेस्ट क्रॉस के बाद 50% फ्लावर्स वाइट भी दिखे, इसका मतलब वो पेरेंट हेट्रोजाइगस था। अगर 100% वॉयलेट दिखे तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। अगर 50% वाइट भी दिखे, रिसेसिव फिनोटाइप भी दिखा, तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। यही सेम चीज आपको एक्सप्लेन की है एनसीईआरटी ने इस तरीके से। आई हैव जस्ट पुट अ रेफरेंस, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, कि ये क्या करने, कैसे, ये क्या बताता है टेस्ट क्रॉस, किस लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं, हम टेस्ट क्रॉस करते कैसे हैं, और फिर हमने टेस्ट क्रॉस को करके दिखा दिया। विद दिस एवरीवन वी आर डन विद इट। लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि अगर सपोज कीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एलील्स के पेयर का एक अलील दूसरे को डोमिनेट करता है और उस दूसरे रिसेसिव के जो एक्सप्रेशन है उसको करता है मास्क। वो होता है मेरा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है वो, मेरा लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जो कि मेरा दूसरा लॉ है। अभी तक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मेरा प्लांट
ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसकी दो पॉसिबल गैमीट्स क्या हैं? कैपिटल टी अलग से, स्मॉल टी अलग से, राइट? यही है बेटा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है अलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर, जो पेरेंटल एलील्स का पेयर है, एलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट और separate from each other during gamete formation। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये अलील्स दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट करती हैं, एंड ओनली वन अलील is transmitted each gamete, only one allele is transmitted to each gamete। उन्होंने बोला अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों के दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे और एक गैमीट के अंदर एक ही अलील ट्रांसमिट होगा। इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बुलाते हैं बेटा। क्या बुलाते हैं इसको? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, सॉरी बेटा, क्या बुलाते हैं इसे? हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बुलाते हैं। चलिए, अब हमने ये देख लिया। इसका मतलब है दैट देयर इज अ 50% चांस, 50% चांस है बेटा कि मेरा गैमीट कैपिटल टी हो, 50% चांस है कि मेरा गैमीट स्मॉल टी हो। इसका मतलब ये जो सेग्रीगेशन है ये एकदम रैंडम प्रोसेस है। देयर इज अ 50% चांस ऑफ ईच गैमीट हैविंग ईदर ऑफ द एलील, मतलब उन दोनों एलील में से एक किसी भी गैमीट के पास जाने का इक्वल चांस रहेगा। देयरफॉर मैंने क्या बोला? देयरफॉर सेग्रीगेशन इज अ रैंडम प्रोसेस। सेग्रीगेशन एक रैंडम प्रोसेस है, तभी तो 50% चांस रहेगा मेरे गैमीट के कैपिटल टी होने का और गैमीट के स्मॉल टी होने का। इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बुलाते हैं बेटा। ये यूनिवर्सल लॉ है, दिस इज ऑलवेज फॉलोड, विच इज माई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप आप सबको ये लॉ समझ आया। बस इस चीज को ध्यान रखना, यही आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसके साथ हो जाता है बेटा हमारा टॉपिक खत्म और हम जाते हैं आगे की तरफ। टॉपिक नंबर 4। व्हाट इज द फोर्थ टॉपिक एवरीवन? अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिसमें हम कुछ वेरिएशंस देखेंगे। जैसे कि पहला रहेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, जिसके साथ हम मल्टीपल एलिलिज्म की भी बात करेंगे। तो बिना किसी डीले के हम चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने एक फ्लावर में देखी जिसे हम स्नैपड्रैगन फ्लावर बोल सकते हैं। स्नैपड्रैगन फ्लावर बोल लो, दूसरा नाम है बेटा इसका डॉग फ्लावर या फिर एंटीराइनम। एंटीराइनम। तो ये जो फ्लावर है इसके अंदर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी। इसमें हुआ क्या ये समझिए, पहले हुआ क्या ये समझिए। एक फ्लावर था बेटा जो कि मेरा किस कलर का था? देखिए रेड कलर का फ्लावर। एक फ्लावर था जो कि किस कलर का था? वाइट कलर का। एक रेड कलर का फ्लावर और एक वाइट कलर का फ्लावर। अब कायदे से अगर मैं इनके रिस्पेक्टिव गैमीट्स बनाऊं तो इसका गैमीट क्या बनेगा? कैपिटल आर। ये जो वाइट फ्लावर है इसका गैमीट क्या बनेगा? स्मॉल आर। ये स्नैपड्रैगन का कौन सा फ्लावर है बच्चा पार्टी? ये मेरा वाइट फ्लावर है। ये कौन सा फ्लावर है? ये मेरा रेड फ्लावर है।
अब जब इनकी गैमीट्स फ्यूज करेंगी तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन आएगा समझो, कैपिटल आर और साथ में क्या आएगा, स्मॉल आर। अब अगर मैं डोमिनेंस का रूल फॉलो करूं, सो दिस फ्लावर शुड बी रेड इन कलर, यस और नो। इस फ्लावर का क्या कलर होना चाहिए, रेड कलर। बट बेटा इसका कलर रेड ना हो करके क्या निकला, इसका कलर निकला पिंक। इसका कलर निकला पिंक, जिसका मतलब है कैपिटल आर वॉज नॉट एबल टू कंप्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल आर। इसका मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर पर पूरा के पूरा डोमिनेट एक्चुअली नहीं कर पाया। देयरफॉर इसीलिए रेड के साथ साथ आपको क्या कॉम्बिनेशन भी नजर आया, पिंक कॉम्बिनेशन भी नजर आया। यह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। और अगर मैंने सपोज करो इसकी सेल्फिंग भी कर दी, ये लो हम सेल्फिंग करते हैं, ये लो मैंने कर दी इसकी सेल्फिंग कर दी। सेल्फिंग करके क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। मैम गैमीट्स भी बनवा दो। तो इसके दो गैमीट्स क्या बनेंगे, इसके एक गैमीट इधर स्मॉल आर, इधर स्मॉल आर, इधर एक गैमीट कैपिटल आर, इधर एक गैमीट कैपिटल आर। तो ये बन गए बेटा राजा मेरे गैमीट्स बन गए। अब मैं इन गैमीट्स को, अगर ये लीजिए मैं यहां पर ये डब्बा देख के एक पनेट स्क्वायर बना देती हूं। अगर मैंने बनाया यहां पर पनेट स्क्वायर, यहां है मेरा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां कैपिटल आर, यहां क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। एम आई मेकिंग सेंस एवरीवन? मैंने बना दिया। अब अगर आप इसके अंदर देखो, मैं इसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो निकालूं, तो जीनोटिपिक रेशियो देखो मुझे क्या नजर आएगा, कैपिटल आर नजर आ रहा है, ये रहा। कैपिटल आर स्मॉल आर नजर आ रहा है, ये रहा। और स्मॉल आर नजर आ रहा है, ये रहा। रेशियो निकालो, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो तो मेरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही रहा। अब अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट करती हूं तो ये क्या होता है बेटा, रेड कलर का। ये कैपिटल आर स्मॉल आर यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से क्या देंगे, पिंक कलर देंगे। स्मॉल आर क्या कलर देंगे, व्हाइट कलर देंगे। तो देखो रेड कितने हैं, 1, पिंक कितने हैं बेटा, 1 और 1 2, व्हाइट कितने हैं, फिर से 1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस मेरा एक ऐसा क्रॉस बन जाता है जिसमें कि मेरा जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो के बराबर है। यहां देखो इधर रेड फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, सारे के सारे पिंक फ्लावर बने। F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक फ्लावर्स मेरे पास बने। फिर जब उनकी सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में मेरे को जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या मिला, एकदम सेम मिला। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ध्यान रखना कि जो मेरा जीनोटिपिक रेशो है वो भी क्या है, 1:2:1। और जो मेरा फिनोटिपिक रेशो है वो भी क्या है, 1:2:1। क्योंकि यहां पर तीसरा फिनोटाइप इंट्रोड्यूस हो गया बेटा, क्योंकि कैपिटल आर अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इसलिए देखो यहां पे आपको रेड व्हाइट के साथ ये पिंक कॉम्बिनेशन भी विजिबल है डॉग फ्लावर के अंदर। दिस वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एवरीवन। दिस इज द रीजन दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं बोला ये यूनिवर्सल लॉ है, क्यों, क्योंकि मुझे इस केस में इसका एक्सेप्शन देखने को मिला, है ना, क्योंकि मुझे इस केस में उसका एक्सेप्शन देखने को मिला। अब आगे देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, कि डोमिनेंस होता क्या है। व्हाई आर सम अलील्स डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव। एक मिनट रुको, पहले समझ के जाओ। टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, कि एक जीन एक्चुअली करती क्या है हमें समझना पड़ेगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, इतना सिंपल है।
बट पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो डिफिकल्ट लगेगा। सपोज करो मेरे पास एक जीन है एक्स, बेटा मैंने एक्स को बोल दिया, जो नेचर में मुझे वाइल्ड टाइप जीन मिलती है ना, ये मेरी जीन का एक फॉर्म ही है, अलील, ये डोमिनेंट अलील है। जो वाइल्ड टाइप होती है, जो मेरे को नेचर में मिल रही है, जो फंक्शनल टाइप है, वही वाइल्ड टाइप है, वही वाइल्ड टाइप है। अब मैं कहना क्या चाह रही हूं, आप इमेजिन करो कि मेरी एक स्पेसिफिक जीन का फॉर्म जिसका नाम एक्स है, वो एक सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है ए, जो कि किस कलर का है, वाइट कलर का है। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर जब एक्स का एक्शन होता है तो वो मुझे बी दे देता है जिसका कलर रेड है, सपोज करो, ठीक है। अब ये देखो कि अगर जीन एक्स का, तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्स के साथ क्या क्या तीन चीजें हो सकती है। पहले इतना समझा कि मेरा जीन एक्स है, ये समझा रही हूं जो एनसीईआरटी ने लिखा है, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना कि जीन एक्स है। जीन एक्स काम कैसे करता है, ए सबस्ट्रेट जो वाइट है सपोज करो, उसे रेड में बदलता है। एक्स, मुझे क्या दिख रहा है बाहर से कि एक्स क्या दे रहा है मेरे को, रेड। मेरे को बाहर से क्या नजर आ रहा है कि जीन एक्स की वजह से मेरे को क्या फिनोटाइप मिल रहा है, रेड मिल रहा है। लेकिन मेरे को इस पूरी कहानी का तो पता ही नहीं लग रहा। तो मेरे एक्स के साथ टोटल तीन चीजें हो सकती हैं, एक्स के साथ टोटल तीन चीजें हो सकती हैं। या तो ये क्या बनाए, देखो, नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए। एक्स क्या बना रहा है, एक्स एक एंजाइम बना रहा है। तो अगर एक्स एक नॉर्मल या फिर थोड़ा सा लेस की थोड़ा कमजोर एंजाइम है, बट एंजाइम बन तो रहा है। अगर एक्स बढ़िया से काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, नॉर्मल या फिर थोड़ा कम एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। अगर इसने कम एफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम बनाया तो मुझे रेड कलर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए। नॉन फंक्शनल मतलब अगर एक्स है ही नहीं, मतलब एक्स फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर एक्स फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या ये कन्वर्जन होगा, अगर एक्स फंक्शन नहीं कर रहा है तो। एक्स फंक्शन नहीं कर रहा है तो मेरे को कौन सा कलर मिलेगा, मेरे को व्हाइट कलर मिलेगा, क्योंकि एक्स ने फंक्शन नहीं किया तो रेड तो बनेगा ही नहीं। तीसरा केस है कि मेरा नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम एब्सेंट। एंजाइम एब्सेंट मतलब एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, तो भी व्हाइट कलर आएगा। तो ये जो मेरी जीन म्यूटेट हुई, समझ रहे हो सकता है यहां पर नॉन फंक्शनल बनने के लिए कुछ म्यूटेशन हुआ हो। तो जब डोमिनेंट अलील थोड़ा म्यूटेट कर जाती है, जिसकी वजह से रेड कलर ना मिलकर व्हाइट कलर मिल रहा है, तो इसी अलील को तो मैं रिसेसिव अलील बोलती हूं बेटा, इसी अलील को तो मैं रिसेसिव अलील बोलती हूं। तो रिसेसिव अलील एक्चुअली डोमिनेंट अलील में कुछ मॉडिफिकेशन होने से बनी, जब वो अपना काम, अपना फिनोटाइप नहीं दे पाया तो इसी को हम रिसेसिव अलील बोलते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि अगर एक मॉडिफाइड अलील है तो इसके ये तीन चीजें, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर वो नॉन फंक्शनल हो गई, ऐसा म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा, वो रिसेसिव अलील ही तो है, जिसको हम स्मॉल टी बोलते रहते हैं। वो यही तो है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बना और मुझे एज इट इज ए का कलर नजर आ गया, विच इज व्हाइट। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू एवरीवन, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आ गई दूसरी चीज पर, दूसरे काइंड ऑफ एक्सेप्शन पर, जिसको मैंने बोला कोडोमिनेंस। क्योंकि अभी तक मैं बोल रही हूँ डोमिनेंस चल रहा है, फिर मैंने बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस भी दिखता है। अब मैं बोल रही हूं कि कोडोमिनेंस का केस भी है। बेटा कोडोमिनेंस का केस देखो, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है मेरा ABO ब्लड ग्रुप। क्या एग्जाम्पल है बेटा मेरा कोडोमिनेंस का, ABO ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप्स में क्या होता है इतना समझिए, अगर A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, तो एक्चुअली ये जो मेरा आरबीसी का सरफेस होता है, उस पर अलग अलग टाइप की शुगर्स प्रेजेंट हैं।
अगर इस पर एक स्पेसिफिक टाइप की शुगर प्रेजेंट है तो आपको ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। अगर इस पर एक स्पेसिफिक टाइप की डिफरेंट टाइप की शुगर प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। और अगर सपोज करो इस पर ए और बी दोनों शुगर्स प्रेजेंट है तो वो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये जो मैं ए बी की बात करती हूं वो एक्चुअली आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होने वाली शुगर्स की वजह से है। किस वजह से है, आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होने वाली शुगर्स की वजह से। ठीक है, अब इतना समझो कि द जीन कंट्रोलिंग ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन का नाम है आई जीन। आई जीन का मतलब है बेटा इम्यूनोग्लोबिन जीन। आई जीन का मतलब मैं इम्यूनोग्लोबिन जीन की बात कर रही हूं। एक जीन के अलग अलग फॉर्म्स को अलील बोलते हैं। तो ये जो मेरी आई जीन है ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स क्या हैं देखिए। इसका एक वेरिएंट है आई ए, क्या है बेटा, आई ए। एक वेरिएंट है आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी। और तीसरा है जिसको मैं या तो स्मॉल आई बोल दूं या फिर मैं इसको आई के ऊपर ओ बोल दूं, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली एक अलील के कितने ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, एक जीन के कितने ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, दो, राइट। लेकिन यहां पर इस आई जीन के दो की जगह तीन ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। इसीलिए ब्लड ग्रुप का केस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, कि यूजुअली एक जीन के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, बट यहां पर एक जीन के कितने ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, तीन ऑल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। तो कोडोमिनेंस तो समझेंगे, बट यहां पर मुझे मल्टीपल एलिलिज्म ऑलरेडी समझ आ गया है। आई जीन इम्यूनोग्लोबिन जीन ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीन फॉर्म्स आई ए, आई बी और स्मॉल आई प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि जो मेरे अलील्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहां पर अगर बोलूं, लेट मी सी, मैं टेबल आपके लिए इस वर्ड पर इस नेक्स्ट पेज पर ही बनाते हैं टेबल, ये समझो। अब अगर मेरे पास तीन अलील्स हैं, मैं बात कर रही हूं डोमिनेंस की, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पर आई ए किस पर डोमिनेट करता है, स्मॉल आई पर। डोमिनेंस ऐसे दिखाता है। आई बी किस पर डोमिनेट करता है, स्मॉल आई पर। तो आई ए और आई बी दोनों के दोनों स्मॉल आई पर डोमिनेट करते हैं। लेकिन को डोमिनेंस का क्या मतलब है, को कंपनी, दोनों के दोनों साथ में, दोनों के दोनों साथ में का मतलब है कैपिटल आई ए और आई बी ये दोनों को डोमिनेंट है, मतलब ये दोनों इक्वली डोमिनेट करते हैं। अगर आई ए और आई बी साथ हैं तो इनमें से किसी का भी एक्सप्रेशन मास्क नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो मुझे टोटल कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलेंगे, इमेजिन कर सकते हो। हम करके ही देख लेते हैं कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप मिलेंगे। देखिए कितना अच्छा डिपिक्शन है यहाँ पे कि अगर आई ए और आई बी साथ में प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली हारने कौन वाला है, मेरा स्मॉल आई हारने वाला है। कौन हारने वाला है, स्मॉल आई। तो अगर मैं आपके लिए एक टेबल बना देती हूं, देखिए अलील फ्रॉम पेरेंट 1, अलील फ्रॉम पेरेंट 2। पेरेंट 1 से क्या अलील आया, पॉसिबिलिटीज। पेरेंट 2 से क्या अलील आया। अगला क्या रहेगा, मेरा जीनोटाइप, किसका, ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या बना मेरा फाइनली। और आखिरी
कि जी मेरा ब्लड ग्रुप क्या आया निकल कर, आखिरी कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या आया निकल कर। ठीक है, समझ गए? तो अगर मैंने बोला कि पेरेंट 1 ने आई ए दिया और 2 ने स्मॉल आई दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 ने ये दिया और 2 ने आई ए दिया, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी आई बी और इसको भी हम सीक्वेंस के हिसाब से छोटा आई रख देते हैं, आई बी ये पॉसिबिलिटी है बेटा। एक पॉसिबिलिटी है कि आई ए और आई बी हो। एक पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास कि यहां भी छोटा आए और यहां भी छोटा आए। देखो यही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देख लो सारे के सारे बच्चे। दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज विच कुड बी देयर वंस वी आर डूइंग दिस। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरा जीनोटाइप क्या बनेगा। जीनोटाइप में तो मेरे को बस इनको ऐड करना है, यहां पर आई ए स्मॉल आई, यहां पर आई ए यहां पर आई बी और स्मॉल आई, यहां पर आई बी। ऐसे मैं डिपिक्ट कर देती हूं कि दिस इज फॉर यू, आई बी एंड आई बी, this will be IA and IB, this will be small I, small I, right? अब इनके जीनोटाइप्स देखने में तो मजा आने वाला है। देखो जरा बेटा, IA और छोटा IA और छोटे I में से कौन जीतेगा? A। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा यहाँ पर? A ब्लड ग्रुप। A और A है तो ब्लड ग्रुप A आना ही है। ठीक है, बी और छोटा आई में से कौन जीतेगा? बी जीतेगा जी, ब्लड ग्रुप आ गया मेरा बी। ब्लड ग्रुप क्या आ गया? बी आ गया। अच्छे से लिख देते हैं यहां पर हम, इसका ब्लड ग्रुप आया मेरा ए, इसका भी ए, इसका क्या आएगा ब्लड ग्रुप? बी। बी और बी है तो बी ही आएगा। अब ये केस है मेरा कोडोमिनेंस का कि ए और बी साथ में हैं तो डोमिनेंस नहीं चलता, they both dominate in the expression and I get an AB blood group। आपने सुना होगा बेटा, AB को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं। और इसके बाद अगर कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के सरफेस पर तो इसको हम बोलते हैं O ब्लड ग्रुप, विच आर द यूनिवर्सल डोनर्स। तो अब आप देखो, अगर मैंने कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुपिंग देखा, I saw a total of 6 genotypes and 1, 2, 3, 4 phenotypes। तो हम लोगों ने जितना भी किया, any of it can come as a question in your exam। कुछ भी दे देंगे कि पेरेंट ये है, प्रोजनी क्या होगी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, कितने प्रोबेबल जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स हैं। सो दिस शुड मेक सेंस टू यू एवरीवन। ओके, दिस शुड मेक सेंस टू यू। अब अगर मैंने मल्टीपल एलिलिज्म इससे एकदम कनेक्टेड है, कैन यू सी आई हैव मेड ऑल ऑफ दिस जनता हियर। कि मैंने ये जनता क्यों बनाई? मैंने ये जनता क्यों बनाई? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आई जीन में 2 की जगह 3 अलील्स पॉसिबल है। 3 मतलब आई ए, आई बी और स्मॉल आई, राइट? तो ये अपने आप किसका केस हो गया? मल्टीपल एलिलिज्म का। बस मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूं कि ये जो मल्टीपल एलिलिज्म का केस है, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। आप बता सकते हो कि ब्लड ग्रुप के केस में आई जीन के अंदर मल्टीपल एलील्स हैं। लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो एक इंडिविजुअल में या तो ए अलील है या तो बी अलील है, एक पॉसिबिलिटी, या फिर दूसरे में एक आई ए है या स्मॉल आई है, राइट? या फिर आई बी है और आई बी है। तो एक इंडिविजुअल के अंदर मेरे को मल्टीपल अलील्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स में तो 2 ही अलील्स प्रेजेंट है ना साथ में। तो ये मेरे को मल्टीपल अलील्स किस लेवल पर दिखते हैं? पॉपुलेशन लेवल पर। याद रखिए, समझिए इसे कि ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है, ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है इज ऑब्जर्व्ड। कब ऑब्जर्व होता है? इज ऑब्जर्व्ड एट द
population level is observed at the population level and नॉट एट इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ही अलील्स प्रेजेंट है, वो तो अगर मैं पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर करूं तो अलील्स का नंबर 2 से ज्यादा होता है, इसीलिए मल्टीपल अलील इज सीन इन द पॉपुलेशन लेवल। वेरी इजी एंड वेरी नाइस। इसके बाद मैं आ गई स्टार्च सिंथेसिस पे, जिसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेटा स्टार्च सिंथेसिस को समझना थोड़ा ट्रिकी तो नहीं है, बट आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलने पड़ेंगे। स्टार्च सिंथेसिस का केस लेने के लिए पी के अंदर आपको 2 पर्सपेक्टिव्स लेकर चलने पड़ेंगे, इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव कैसे? तो आप इमेजिन कीजिए कि इन केस ऑफ पी starch synthesis is controlled by a gene जिसका नाम है B। कैपिटल B मेरी B एक जीन है जो कि पी प्लांट के अंदर स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। क्या करता है? स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल। अब अलील्स तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं बताओ? कैपिटल बी हो सकती है, राइट? कैपिटल बी। दूसरी क्या हो सकती है? कैपिटल बी स्मॉल बी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? स्मॉल बी और स्मॉल बी। यही 3 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर मैं 2 पैरामीटर्स लेके चल रही हूं अपने दिमाग में, ठीक है, अभी कुछ नहीं सोचना, अब आओ मेरे साथ। अगर मैं 2 पैरामीटर्स लेके चल रही हूं, पहले मैंने बोला मैं पैरामीटर देख रही हूं स्टार्च ग्रेन का साइज, दूसरा पैरामीटर मैं देखूंगी स्टार्च ग्रेन की शेप। पहला पैरामीटर देखना है स्टार्च ग्रेन का साइज, दूसरा पैरामीटर देखना है स्टार्च ग्रेन की शेप। तो आइए हम अपना जजमेंट देते हैं इसके अंदर। बेटा अगर मैंने ग्रेन साइज की बात की, साइज की, यहां पर ये कैपिटल बी ने भी स्टार्च बनाया और दूसरे वाले कैपिटल बी ने भी स्टार्च बनाया, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा साइज हो जाएगा भाई, काफी लार्ज साइज। ठीक है, इस केस में देखो स्मॉल बी कैपिटल बी तो है ही नहीं, तो इसका साइज कैसा हो जाएगा? एकदम स्मॉल हो जाएगा। अब आप इस केस पर आओ, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें एक कैपिटल बी तो है और ये कैपिटल बी ही तो स्टार्च बनाता है, तो ऐसा तो नहीं है इसका साइज लार्ज या स्मॉल होगा। अगर एक कैपिटल बी स्टार्च बना रहा है ना, तो इसका साइज मुझे क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट। क्या साइज मिलेगा बेटा मेरे को? इंटरमीडिएट साइज मिलेगा। इतना समझे? इंटरमीडिएट साइज। अब दूसरी चीज देखो, अगर मैंने बात की स्टार्च ग्रेन के शेप की, बेटा स्टार्च ग्रेन का शेप लार्ज के केस में, अगर ये लार्ज है तो वो राउंड रहा, स्मॉल के केस में इट बिकेम रिंकल्ड। क्या हो गया? रिंकल्ड। लेकिन इसके केस में भी वो क्या रहा? राउंड ही रहा। इसके केस में भी क्या रहा? राउंड ही रहा। तो आपके पास सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा कि अगर स्टार्च ग्रेन के केस में आप फिनोटाइप स्टार्च ग्रेन के साइज को देखो, तो ये कौन सा डोमिनेंस दिखा रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिला। फिर से सुनो, बोलेंगे कि स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस के केस में अगर मैं स्टार्च ग्रेन के साइज को फिनोटाइप कंसिडर करूं, तो ये मेरा कौन सा दिखा रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का प्रिंसिपल फॉलो करता है। वहीं अगर मैं ग्रेन के शेप की बात करूं, तो ये मेरा नॉर्मल क्या दिखा रहा है? डोमिनेंस दिखा रहा है। नॉर्मल क्या दिखा रहा है? डोमिनेंस। तो
मेरे फिनोटाइप को एक्चुअली चेंज करने से इनकम्प्लीट या फिर डोमिनेंस का प्रिंसिपल ही बदल गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा, बिल्कुल बहुत क्लैरिटी, बहुत क्रिस्पली मैंने ये लिखा है, सो दैट इट शुड मेक सेंस टू यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ हो जाता है हमारा टॉपिक एकदम खत्म। क्या हो जाता है हमारा टॉपिक? एकदम खत्म हो जाता है हमारा टॉपिक। तो हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को, इसके बाद अपने ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक के साथ, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मेरे मेंडल जी ने ही दिया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि अगर मैं एक प्लांट के अंदर, अभी तक तो हम किस चीज की बात कर रहे थे? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे कि टॉलनेस या ड्वार्फनेस आगे जाके कैसे ट्रांसमिट होती है, या कोई राउंड और रिंकल्ड सीड है तो आगे जाकर कैसे ट्रांसमिट होता है, वॉयलेट या वाइट फ्लावर है तो आगे जाकर कैसे ट्रांसमिट होता है। अब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये बेस्ड होगा हमारे डाईहाइब्रिड क्रॉस पर। किस पर बेस्ड होगा? डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब मैं एक साथ दो कैरेक्टर्स को पढ़ूंगी और ये देखूंगी कि एक कैरेक्टर का असॉर्टमेंट, एक कैरेक्टर आगे जैसे अपना ट्रांसमिटेंस दिखाता है, उसके अंदर दूसरा कैरेक्टर उसे इंटरफेयर नहीं करता है। When I am talking about inheritance of two characters or I am talking about a dihybrid cross, तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, ये हम समझेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के अंदर, जिसको मैं बेसिकली क्या बोल देती हूँ बेटा? मेरा डाईहाइब्रिड क्रॉस बोल देती हूँ, जिसको मैं क्या बोल देती हूँ? डाईहाइब्रिड क्रॉस बोल देती हूँ। तो चलो जल्दी से डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस के तीनों लॉज खत्म। तो सपोज कीजिए मैंने एक ऐसा सीड लिया विच वाज राउंड एंड येलो। बेटा कैपिटल वाई से येलो था, याद आ रहा है? आपने कैरेक्टर्स और ट्रेट्स लिखे थे। दूसरा सीड मैंने लिया विच इज रिंकल्ड, स्मॉल आर इज फॉर रिंकल्ड। ग्रीन के लिए मैंने स्मॉल वाई लगा दिया, और मैं यहां पर भी लिखती हूँ कैपिटल आर मतलब मैं बोल रही हूँ राउंड सीड की, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ राउंड येलो की, इसका मतलब है मैं बात कर रही हूँ रिंकल्ड ग्रीन की। तो मैंने दो कैरेक्टर्स की बात की, समझे आप? एक तो मैंने सीड की शेप की बात की कि राउंड है या फिर रिंकल्ड है, और मैंने सीड के कलर की बात की कि वो येलो है बेटा या फिर ग्रीन है। तो मैं साथ में दो कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में पढ़ रही हूं, इसीलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये वाला लॉ डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन सीड मैंने ले लिया, और मैंने यहां पर क्या बना लिए कि भाई ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे क्या हैं? पेरेंट्स। अब पेरेंट्स से क्या बनते हैं बेटा? गैमीट्स बनते हैं। पेरेंट्स से क्या बनते हैं? गैमीट्स। तो इनके गैमीट्स क्या रहेंगे बताओ? कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाफ कम्स डाउन। तो मेरा यहां पर क्या गैमीट बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, आई एनसर्कल्ड इट बिकॉज इट इज अ गैमीट। यहां क्या बनेगा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो लगता ही है। ये क्या है मेरे? ये मेरे गैमीट्स हैं। जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ध्यान से देख लो, यही है। ये क्या बनेगा? मेरी F1 प्रोजेनी। डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रही हूं मैं। आगे जाकर हम क्या करते हैं? F1 की सेल्फिंग करते हैं। F1 की सेल्फिंग मतलब इसको मैंने किया क्रॉस, इसकी सेल्फिंग मतलब इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कर दिया हमने, सेल्फिंग कर दिया। अब हम बनाते हैं फर्दर इसके गैमीट्स। अब हम फर्दर क्या बनाएंगे? इसके गैमीट्स बनाएंगे। अब बेटा इसके गैमीट्स कैसे बनाते हैं ये देखो। अगर मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, बहुत ध्यान से देखना, तो मैं फर्स्ट वाले को अलग अलग लिख दूंगी
और उनके साथ जो बाकी पेयर हैं उनको कुछ ऐसे लिखूंगी। देख पा रहे हो, मैंने फर्स्ट पेयर को अलग किया पहले और उसके साथ मैंने आगे बाइफर्केशन में दूसरा पेयर। अब देखो मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ध्यान से देखो, ये एक तरीका है जिससे आप इनके गैमीट्स निकाल सकते हो। तो अगर मैं इनके गैमीट्स यहां पर लिखूं 1 2 3 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कितने टाइप ऑफ गैमीट्स मिले मुझे? 4 टाइप के गैमीट्स। अब ये सेम है तो इसके गैमीट्स भी सेम रहेंगे बेटा। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मुझे मिल गए मेरे 4 टाइप के गैमीट्स। अब इनको क्रिस क्रॉस करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, तो इसीलिए हम हेल्प लेते हैं यहां पर अपने पनेट स्क्वायर की। किसकी हेल्प लेते हैं? पनेट स्क्वायर की। ये पनेट स्क्वायर आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, बट आई एम ड्रॉइंग इट फॉर यू एवरीवन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, let me make it like this, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, माई टेबल माइट नॉट बी वेरी गुड बट आई एम ट्राइंग एवरीवन। यहां पर इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 and 4, 3 and 4। यहां पर 1 2 3 and 4, राइट? ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट आई थिंक आप चला लोगे बेटा काम। अब देखो मेरे गैमीट्स क्या थे जो एक पेरेंट से आए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देख लीजिए चाहे, यू कैन टैली इट ऑल्सो। इधर भी सेम थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो बच्चा पार्टी मैंने सही किया, एकदम टैली कर लो, मैंने एकदम सही किया है, क्योंकि अब हम लोग इनके जीनोटाइप्स डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। बोलो मेरे साथ, कैपिटल आर, मैं गलती ना कर दूं साथ में, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ऐसे करके मैंने 16 कॉम्बिनेशंस आपके सामने रख दिए हैं। ये मेरी F2 जनरेशन है। क्या है मेरी? F2 जनरेशन। अब बेटा अगली चीज जो हम कर सकते हैं वो है इन्हें एक्चुअली नाम देना कि ये कैसा रहेगा। देखो आर आर है तो ये राउंड रहेगा बेटा, राउंड और कौन से कलर का रहेगा?
राउंड येलो कलर का रहेगा, देख रहे हो, ये क्या रहेगा, राउंड और येलो, क्योंकि एक कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, मतलब ये राउंड येलो है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका मतलब ये राउंड और ग्रीन है, समझ रहे हो, ये राउंड और ग्रीन है, ठीक है। कलर चेंज कर रही हूँ बेटा, आई थिंक ये थोड़ा सा कम विजिबल लग रहा है मेरे को, आई एम शिफ्टिंग टू वाइट ओनली। ये क्या है बेटा, येलो ले लेते हैं, चलो बेटा, ये कैपिटल आर है तो ये राउंड, कैपिटल वाई है मतलब राउंड और येलो, ये क्या रहेगा, राउंड स्मॉल वाई तो ग्रीन हो जाएगा, राउंड और येलो, ये राउंड और येलो, ये राउंड नहीं है बेटा, पहला कॉम्बिनेशन जो राउंड नहीं है इसको क्या बोलूं, रिंकल्ड येलो, इसको क्या बोलूं, रिंकल्ड येलो, इसको क्या बोलूं, राउंड येलो, ठीक है। ये राउंड ग्रीन कलर बेटा, स्मॉल वाई, ये क्या है, रिंकल्ड येलो, और ये क्या रहेगा, रिंकल्ड ग्रीन, ओनली रिंकल्ड ग्रीन। तो आप समझ पा रहे हो बेटा कि मैंने जीनोटाइप्स को उनके फिनोटाइप्स का नाम भी दे दिया है। तो अगर आप ये देखोगे कि मैम अब आप मेरे को बता दो कि इसका फिनोटिपिक रेशो क्या है, क्या है फिनोटिपिक रेशो, तो जब आप देखोगे आपके पास एक कॉम्बिनेशन है राउंड येलो, क्या है, राउंड येलो, राउंड येलो के बाद आपको मिलेगा राउंड ग्रीन, राउंड येलो के बाद मिलेगा राउंड ग्रीन, फिर आपको मिलेगा रिंकल्ड येलो, फिर आपको मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन, यही चार चीजें हैं जो आपके पास हैं। और इनका रेशो जब आप इसके अंदर कैलकुलेट करोगे नंबर्स में, राउंड येलो गिनो, राउंड येलो गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई कैन सी 9 राउंड येलो, 9 राउंड ग्रीन ढूंढो बेटा, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन दूसरे कलर से ढूंढते हैं आप लोग, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, मुझे 3 राउंड ग्रीन मिले, कितने राउंड ग्रीन मिले, 3 राउंड ग्रीन मिले। अगर मैं ऑरेंज कलर से ढूंढूं रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, मुझे 3 रिंकल्ड येलो मिले। और अगर मैं रेड कलर से ढूंढूं मेरा रिंकल्ड ग्रीन, तो मुझे 1 रिंकल्ड ग्रीन मिला, समझ रहे हो। तो मेरा फिनोटिपिक रेशो क्या आ गया, 9:3:3:1। एवरीवन, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो रहता है 9:3:3:1। जीनोटाइप्स का नंबर 4 से ज्यादा है, इसीलिए हम जीनोटाइप को याद कर सकते हैं बेटा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जब भी आप जो भी क्रॉस बनाओ उसके साथ देख लो। अगर आप बोलो कि मैम याद कैसे करना है, तो देखो 1 2 1 2, आगे से चलो 1 2 1 2, ठीक है, आगे से चले 1 2 1 2, पीछे से चलो 1 2 1 2, पीछे से चले 1 2 1 2, बीच में लिख दो 4, बीच में लिख दो 4। तो ऐसे करके आप इसके जीनोटिपिक रेशो को याद कर सकते हो बेटा। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होगा हमेशा इतना बड़ा पनेट स्क्वायर बनाने का, क्रॉस बनाने का, बट आई मेड श्योर कि यू अंडरस्टैंड कि पहले बॉक्स बनाना रहेगा, गैमीट्स लिखने पड़ेंगे, जीनोटाइप्स डिसाइड करने पड़ेंगे, जीनोटाइप से फिनोटाइप्स लिखने पड़ेंगे, क्या जीनोटाइप से क्या फिनोटाइप आता है, फिर काउंट करके आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो निकालना रहेगा। रेशो को आप कैसे याद कर सकते हो, आई हैव गिवन यू अ ट्रिक। सो दिस इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस एवरीवन दैट वी वर डूइंग, ठीक है। दिस इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑन द बेसिस ऑफ विच आर थर्ड लॉ इज गिवन, which is the law of independent assortment.
जिस लॉ का नाम क्या है, विच इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एवरीवन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट, समझिए हम कर चुके हैं इसे, बस समझना है। इट स्टेट्स दैट व्हेन two pairs of traits are combined in a hybrid, round yellow wrinkled green, एक ट्रेट को मिला दिया मैंने हाइब्रिड में, segregation of one pair of character, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर विल बी सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब राउंड और रिंकल्ड की इनहेरिटेंस येलो और ग्रीन की इनहेरिटेंस को इंटरफेयर नहीं करती, इज व्हाट मेंडल सेड। अब आप बोलोगे मैम कैसे नहीं करती, तो मैं आपको लिए प्रूव कर देती हूँ। मैथ से ही समझते हो आप, मैथ्स के बिना तो आपको लगता है कि भाई कैसे समझोगे। तो सुनो, मेरा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, 1 मिनट में कर रही हूं, टाइम देख के 1 मिनट। मेरा डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपको याद है 9:3:1। 9 क्या था, राउंड येलो, ये क्या था, राउंड ग्रीन, ये क्या था, रिंकल्ड येलो, ये क्या था, रिंकल्ड ग्रीन, हाँ या नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैं बोल रही हूं कि राउंड और रिंकल्ड अलग इनहेरिट होते हैं आगे तक, और येलो और ग्रीन अलग इनहेरिट होते हैं, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते कि एक की वजह से दूसरा प्रभावित हो जाए, नहीं। इसको दिखाने के लिए देखो, मेरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बताओ कितना होता है, 3:1। 3 राउंड आए थे और एक क्या आया था बताओ, 3 राउंड और एक रिंकल्ड, यस और नो। अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करूं, राउंड या फिर रिंकल्ड, तो मेरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 3:1 आया था। अब मैंने ब्रैकेट में डाल दिया दूसरी आपकी येलो ग्रीन वाली चीज। 3 क्या आए थे, येलो या ग्रीन, 3 आए थे येलो क्योंकि वो डोमिनेंट है, और एक आया था ग्रीन येलो, यही 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैंने बोला ये इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, तो जाके मेरा ये आता है। हाँ, एलएचएस को आरएचएस के प्रूफ करें, चलो ब्रैकेट्स खोलते हैं। 3r के साथ ये ब्रैकेट रख रही हूं मैं, 3y 1g, और फिर मैं दूसरी ब्रैकेट में क्या रख रही हूं, यहां पे देखो मैंने रखा 1w, ये 1w, और यही वाली ब्रैकेट रखो, मैथ्स कर रहे हैं, 3y और 1g। मैंने बेसिकली किया क्या है समझ रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, यही कर रही हूं। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आज मेरे साथ, खत्म हो गया बस सेशन आज का। मल्टीप्लाई करो इसे, 3 और 3 क्या होते हैं, 9ry, रेशियो लगा दिया येलो जी मैंने, 3 राउंड और ग्रीन, फिर रेशियो का सिंबल येलो और रिंकल्ड, 3 येलो या रिंकल्ड येलो ही लिख देती हूं इन अ सीक्वेंस, रिंकल्ड येलो, एक क्या लिख देती हूं, रिंकल्ड ग्रीन। क्या बताइए, क्या मेरा एलएचएस मेरे आरएचएस के बराबर है या नहीं, है कि नहीं। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 इंडिपेंडेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सम ही है, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती। फिर पढ़ो डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। हो गया जी समाप्त टॉपिक। This is a very very interesting chapter everyone। स्ट्रेट फॉरवर्ड मूविंग टू आवर धमाकेदार क्विज एवरीवन। चैप्टर खत्म होने के साथ जल्दी से बता दीजिए, सेशन एंड करते हैं। विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। F1 जनरेशन दोनों के दोनों पेरेंट्स से मिलती है, नीट 2013 का सवाल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या को डोमिनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे बच्चे आंसर बता रहे हैं क्या, आंसर क्या है बेटा, वेरी गुड, को डोमिनेंस। क्योंकि अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है, उससे मिलकर ए बी बना, तभी तो वो दोनों पेरेंट से मिला। इनकम्प्लीट क्यों नहीं है बेटा, पिंक फ्लावर बना तो ना तो वो व्हाइट से मिला ना तो वो रेड से मिला, ब्लेंडिंग है भाई वहां तो, है ना। तो इसीलिए आंसर है को डोमिनेंस। The number of contrasting characters
स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट 2020 कितना रीसेंट सवाल है। मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का नंबर, जल्दी बताओ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का नंबर। आंसर ABCD सबने देख लिया, सोच लिया दिमाग में आंसर क्या रहेगा बेटा 7। कैरेक्टर्स 7 थे, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स विच एड्स अप टू 14 ट्रेट्स, या फिर 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स। पेयर का मतलब हमेशा ध्यान रखना, नीट 2020 सितंबर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीन आई, जो कि आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 अलील्स। रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, when IA and IB are present together, they express the same type of sugar. Allele small I does not produce any sugar. The gene I has 3 alleles. Everyone, what do you think is the right answer? बताओ जल्दी से, what do you think is the right answer everyone? Very easy, I hope you got it. Yes everyone, it is 2. A और B अलग अलग टाइप की शुगर्स होती हैं बेटा। आरबीसी के सरफेस पर अलग टाइप की शुगर है तो ए एंटीजन बना, अलग टाइप की शुगर है तो बी बना। बहुत आसान सवाल था। समरी में बेटा हम लोगों ने 3 लॉज किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि बेस्ड था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना सीखा, पनेट स्क्वायर देखा, टेस्ट क्रॉस देखा। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन से देखे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म। फिर हमने देखा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हमने पूरा बनाया, डाईहाइब्रिड क्रॉस समझा, और डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हमने अच्छे से समझ लिया, जिसके साथ हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस काफी हद तक कर ली है। अब एक और 1 शॉट में एवरीवन वी विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो अगले 1 शॉट एवरीवन, नेक्स्ट क्लास अटेंड करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12-12, 13-13 क्वेश्चंस आ जाते हैं सिर्फ एक चैप्टर में नीट से। एवरीवन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस क्लास को तो देखना ही है और नेक्स्ट क्लास अटेंड करना एकदम मत भूलना, वार्न कर रही हूं मैं आपको। सो एवरीवन, अ वेरी क्यूट, वेरी नाइस बाय फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ना। आई होप आपको सेशन समझ आया। अपने फ्रेंड्स फेलाज के साथ इस सेशन को शेयर करना, बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए, जब भी हमारी कोई वीडियो आए, आप उसे देखें। अगेन रिपीटिंग, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अदर देन दिस, आई विल सी यू एवरीवन। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू, बाय बाय।